नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 3 रेशों से वस्त्र तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 पाठों के बारे में अध्ययन किया था, आपने उनको समझा होगा। आज हम जो इसके आगे वाला जो है पाठ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेशों से वस्त्र तक। इस पाठ के बारे में पढ़ने से पहले अपन कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। सामान्य जानकारी, जैसे कि आपने कई प्रकार के वस्त्र देखे हैं, सूती वस्त्र देखे हैं, ऊनी वस्त्र देखे हैं, या कोई और पॉलिस्टर वगैरह के कोई और प्रकार के वस्त्र देखे हैं। तो आपने ऐसा कभी नोट किया होगा कि ये वस्त्र निर्माण किस प्रकार से होता है, और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये ऊन कहाँ से आती है। तो आज अपन इन्हीं पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि जंतुओं से या पादपों से ये जो रेशे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो हमने कक्षा 6 में पढ़ लिया था कि पादपों से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनके बारे में। आज हम जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि रेशम है, रेशम के रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं। तो आज अपन यही पढ़ रहे हैं कि जांतव रेशे, जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। तो आज जो जंतु से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे हैं उनके बारे में अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने कई ऐसे जानवरों को देखा होगा जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, याक है, ऊँट है। इस प्रकार के कई ऐसे जानवर हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। और जो रेशम का होता है, रेशम का जो फाइबर होता है वो जो रेशम का कीट होता है उसके कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। जैसे ऊन के बारे में पढ़ रहे हैं कि भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ये ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं इनके शरीर ऊन से ढके हुए रहते हैं, यानी ऊन से चारों ओर आच्छादित रहते हैं। उनकी जो बॉडी होती है इनकी, वो थोड़ी मोटी होती है और जिसमें कि हवा बहुत मात्रा में भरी रही जा सकती है, और जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है, जैसे भेड़ है, इनके ऊपर, शरीर के ऊपर जब भारी मात्रा में ऊन होती है तो इनका शरीर गर्म रहता है, और ये ऊन ये इनका सर्दी से बचाव करती है, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुछ अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपने शरीर, जैसे ये भेड़, जितने भी जंतु हैं, इनके जो शरीर होता है इनमें 2 प्रकार की बाल होते हैं। जैसे ये कोमल बाल होते हैं, एक थोड़े से मुलायम प्रकार के, इस प्रकार के बाल होते हैं, और थोड़े कठोर होते हैं। जैसे हमारी तरह भेड़ के भी रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं रेशे। एक तो दाढ़ी के रुखे बाल, जो रुखे प्रकार के बाल होते हैं, और एक जो बॉडी पे इनके होता है शरीर पे, वो मुलायम प्रकार के बाल होते हैं, जिन्हें तंतु रूपी मुलायम बाल कहा जाता है। तंतु रूपी जो बाल होते हैं उनसे कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों के कुछ जो भेड़ें होती हैं उनकी कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जिनमें केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं, और इनसे ऊन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जा सकती है।
तो इस प्रकार जो तंतुरूपी वाली जो भेड़ें होते हैं इनकी प्रजनन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी तो इस वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन क्या है? वर्णात्मक प्रजनन ये है कि तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। एक बार और समझ लेते हैं। वर्णात्मक प्रजनन वो है कि तंतुरूपी जो मुलायम रेशम जो बाल होते हैं इनके मुलायम रेशे, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार की भेड़ों का चयन किया जाता है, फिर उनका ही प्रजनन करवाया जाता है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त करवाती है। उसको वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। अब आगे अपन देखते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि भेड़, बकरी, ऊंट, याक, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। फिर भी जो ऊन है वो ज़्यादा मात्रा में भेड़ से ही प्राप्त होती है, क्योंकि बाज़ार में जो ऊनी वस्त्र होते हैं प्रायः ज़्यादा वो भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे ही बनाए हुए होते हैं। बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जैसे बकरी है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। बकरियों की नस्ल होती है अंगोरा, उनसे अंगोरा जो ऊन होती है वो प्राप्त की जाती है, और जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो इस प्रकार की ये बकरी है, अंगोरा प्रजाति की जो बकरी है, ये पहाड़ी इलाकों या जम्मू कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये पाई जाती है। और इनकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं जिन्हें फर कहते हैं, यानी फर होते हैं। ये त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं ये फर होते हैं, और इनसे बेहतरीन सोलें जो सोल होती है वो बनाई जाती है, और जिन्हें हम पश्मीना सोलें कहते हैं। ऊंट भी होता है। ऊंट के जो शरीर होते हैं बालों, उसका भी उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा, एल्पेक्स से भी ऊन प्राप्त होती है। अब अपन पढ़ते हैं आगे रेशों से ऊन तक। हमने ऊन प्राप्त कर ली, जैसे कि हमने नाम बताया कि इन जानवरों से, जंतुओं से हमने ऊन प्राप्त कर ली। ऊन प्राप्त करने से बाद में क्या होता है कि ऊन से जो रेशों से लेके ऊन तक का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भाई भेड़ पालन का जो मुख्य से जो व्यवसाय है उसका मेन तो कारण यही है कि उनसे ऊन प्राप्त करना। तो ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उनकी अच्छे प्रकार से देखभाल की जाती है, मतलब उनका हर प्रकार से ख्याल रखा जाता है। जब उनके शरीर पे बहुत बड़ी मात्रा में ऊन आ जाती है तो फिर उनसे ऊन प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इनके लिए जो हमारे जो उत्तरी क्षेत्र है और पूरी जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं या मैदानी क्षेत्र हमारा राजस्थान है, ये इधर है, तो इधर में बहुत सारे लोग भेड़ पालन का कार्य करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं, इनसे ऊन प्राप्त करते हैं। और ऊन पालने का जो मुख्य जो मकसद होता है वो इनको जो भेड़ों को जो पालने का जो मुख्य हमारा उद्देश्य होता है भेड़ पालकों का, वह ऊन प्राप्त करना ही होता है। अब और इन ऊन प्राप्त करने के लिए जैसे कि इनकी भेड़ों का चयन किया जाता है, जैसे वर्णात्मक प्रजनन इस प्रकार का किया जाता है। अब आगे रेशों को ऊन में संसाधित करना। रेशों को ऊन में संसाधित किस प्रकार से किया जाता है, यानी रेशे इनको किस प्रकार ऊन में कन्वर्ट किया जाता है।
स्वेटर बुनने तथा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उस लंबी प्रक्रिया के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे सब इसके चरण है, पहला चरण है जैसे भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर के साथ उतार लिया जाता है। जिस प्रकार हम नाई के पास जाते हैं कटिंग बनाने के लिए, हम कटिंग करवाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हमें बाल अगर जब हम कटिंग करवाते हैं और करवाते हैं तो ये हमारे पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। उसी प्रकार जो भेड़ होती है उसके शरीर से जब बाल उतारते हैं तो उससे भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचता है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। और जिस प्रकार नाई मशीन जो रखता है कटिंग बनाने के लिए, वैसे ही उस भेड़ की ऊन कतरने के लिए मशीन होती है, जिसके माध्यम से वो ऊन के साथ पतली परत के साथ, मतलब जो भेड़ होती है उस भेड़ की पतली परत के साथ ऊन को उतारा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए इसी प्रकार की मशीन उपयोग में लेते हैं जैसे। और जो ये भेड़ की जो कटाई है, ये जो ऊन की कटाई भेड़ से, ये जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः गर्मी के मौसम में ही होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में तो इनको ज़रूरत रहती है ऊन की, क्योंकि ये इनको उष्मा गर्मी प्रदान करती है। बाकी जब गर्मी होती है तो ये इसका शरीर है वो सर्दी, इनको सर्दी नहीं लगती है, मतलब शरीर इनका स्वस्थ रह सकता है। और इसके अलावा अब अपन इसको देखते हैं कि ऊन की जो कटाई प्रक्रिया वो किस प्रकार चलती है। रेशों को ऊन में संदर्भित करना, जैसे ऊन की कटाई है, ऊन की कटाई हो गई। कटाई करने से तात्पर्य ये है कि ऊन को एक मोटी परत के साथ ही बॉडी से उतारना, ऊन की कटाई। फिर होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का तात्पर्य ये है कि त्वचा से उतर गए बालों को टंकियों में डालकर, जो त्वचा सहित बाल जो आ जाते हैं उनको टंकियों में डालकर अच्छी तरह से उनकी धुलाई की जाती है, उनकी चिकनाई उतारी जाती है, उनकी धूल मिट्टी जो भी लगा हुआ होता है वो एकदम साफ किया जाता है, गरत निकाल दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन के बाद में होती है छंटाई। छंटाई किस प्रकार से होती है कि अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। इनसे रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है और जहां विभिन्न गठन वाले बालों को, छांटों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार यानी जो पहले ऊन की कटाई हो गई, फिर अभिमार्जन। अभिमार्जन मतलब ऊन की एकदम साफ सफाई हो गई, धुलाई हो गई, धूल मिट्टी हटा दी। फिर छंटाई। छंटाई मतलब उसमें फिर भी कुछ रह जाता है तो उसमें से ऊन को जो अलग ऊन करके उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर बर की छंटाई। बर क्या होता है? बर की छंटाई जो अगला जो चरण होता है, उनको बालों को बाद में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में पहले बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले रेशों को छांट लिया जाता है। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जो फूले हुए, उनको छांट लिया जाता है। उन छांटे हुए को बर कहा जाता है। फिर उन बर की छंटाई हो जाती है। छंटाई होने के बाद में क्या होता है कि फिर वापस इनका अब पुनः अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन का मतलब हो गया फिर वापस इनकी धुलाई की जाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। फिर रंगाई। रंगाई के से तात्पर्य है कि जैसे ऊन है जो मुख्यतः यही कलर की होती है, जैसे सफ़ेद है, भूरी है या काली कलर की जो ऊन होती है, इस प्रकार इनको अनेक अन्य रंगों में परिवर्तन करने के लिए फिर इनकी रंगाई की जाती है। और रंगाई करने के बाद में इनकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग से तात्पर्य ये है कि जो अंतिम इसका जो चरण होता है रीलिंग, फिर जब ऊन है वो कलर हो जाता है उस ऊन पे, तो फिर उसको अंतिम चरण में रेलिंग करते हैं। रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। जो उलझे हुए होते हैं उनको सुलझाया जाता है। फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है। एक प्रक्रिया मशीन के तहत इनका धागा बनाया जाता है और लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज इस ऊन की कटाई के बारे में जैसे पढ़ लिया कि सबसे पहले जो ऊन
रेशों को ऊन में संसाधित किस प्रकार करते हैं। तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि हमने रेशों से वस्त्र तक जांतव रेशे यानी जो जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे कि भेड़, बकरी, याक वगैरह, ये ऊँट है, ये जानवर है, ये जांतव है। वर्णात्मक प्रजनन की यानी जो भेड़ होती है उसके उच्च क्वालिटी की जैसे गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन किया जाता है मुलायम ऊन के लिए, तो वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। फिर ऊन प्रदान करने वाले जंतु आ गए जैसे कि ऊँट वगैरह मैंने बताया। रेशों से ऊन तक, किस रेशे से ऊन तक की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए क्या है कि पहले जो भेड़ है उस भेड़ से ऊन की कटाई यानी उनकी त्वचा, एक त्वचा सही थी उनकी कटाई कर ली जाती है। फिर कटाई करने के बाद में उनका अभिमार्जन किया जाता है यानी उनकी धुलाई की जाती है, मिट्टी हटाई जाती है, चिकनाई हटाई जाती है। हटाने के बाद में उनकी छंटाई की जाती है। छंटाई में उसके जो उलझे जो तंतु हैं उनको छंटाई छांट लिया जाता है। फिर बर की छंटाई, बर मतलब और इनका फिर अभिमार्जन करके फिर जो छोटे छोटे जो फूले हुए तंतु होते हैं वो बर कहलाते हैं, बर की छंटाई हो जाती है। फिर छंटाई के बाद में जो ऊन होती है उनको अनेक रंगों में रंग दिया जाता है यानी रंगाई हो जाती है। रंगाई के बाद में फिर वापस इसकी रीलिंग की जाती है यानी मशीनों पर इनको चढ़ाया जाता है और इनका धागा का निर्माण किया जाता है। तो आज हमने ये 30 जो पाठ है रेशों से वस्त्र तक के, इसके बारे में हमने यहाँ से जो भेड़ से या अन्य जो जंतु हैं उनसे प्राप्त की जाने वाले उनके बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रेशम के बारे में अध्ययन करेंगे यानी किस प्रकार रेशम के कीट से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।